नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंबाइंड अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। और अपोजिशन के लीडरान का ये कहना है, जैसे कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का बार बार ये कहना है कि 13 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। उस दिन वो दिन जो है वो फतह का दिन होगा। उस दिन या तो रेजिग्नेशंस का फैसला होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा, या फिर लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। और अगर आप हुकूमत की स्टेटमेंट्स को देखें पंजाब में भी और सेंटर में भी, तो हुकूमत इसे एक गैर कानूनी एक्टिविटी, पंजाब इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी के तौर पर ट्रीट कर रही है। हुकूमत धड़ाधड़ FIRs दर्ज कर रही है, एटलीस्ट अपोजिशन कह रही है कि FIR दर्ज कर रही है। और ना सिर्फ कि एक रीसेंट इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि यह गैर कानूनी है, हम फिजिकली इसका रास्ता नहीं रोकेंगे, लेकिन हम इसके खिलाफ केसेस जो हैं, जो लोग स्पीकर लगाते हैं, ब्रॉडकास्ट सिस्टम लगाते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं, उनके खिलाफ हम केसेस दर्ज करेंगे। और अपोजिशन अब इसको एक मैदान जंग की सी सूरत हाल और कैफियत की शक्ल दे रही है। इतनी अहमियत क्यों है 13 दिसंबर की रैली और जलसे की पीडीएम के लिए? इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर हम देखें तो जलसों से कोई हुकूमत गई नहीं है। 1977 में 1977 में जो 4 माह की PNA की मूवमेंट थी मार्च और जुलाई के दरमियान, उसके नतीजे में आखिरी दफ़ा एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई जब इस्टेब्लिशमेंट ने या मिलिट्री ने इंटरवीन किया। उसके बाद हुकूमतें कमज़ोर हुई हैं, नेगोशिएशंस हुई हैं, कोई हुकूमत गिरी नहीं है। ये हमारी बुनियादी डिस्कशन है। दो बहुत ही वेल स्पोकन हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल, जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फॉर सियासी पॉलिटिकल यानी कम्युनिकेशन के लिए, यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट है। दूसरी तरफ मुझे वेरी वार्म वेलकम टू है, दूसरी तरफ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मलिक अहमद खान साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। इससे पहले हुकूमत पंजाब के तर्जुमान भी रह चुके हैं, वकील हैं, डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, वो वकील हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ द पीपल। और अगर मैं बात का आगाज़ मलिक अहमद खान साहब से करूँ, मलिक अहमद खान साहब, सवाल आपसे ही बनता है कि 13 दिसंबर का जो जलसा है लाहौर का, मीनार पाकिस्तान का, उसे आप लोग इतनी अहमियत क्यों देख रहे हैं, जबकि बाकी सब लोगों को लग रहा है कि जलसों की कोई इतनी अहमियत है नहीं यहाँ पाकिस्तान की सियासत में? आपके लिए ये इतना अहम क्यों है? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड फॉर योर काइंड रिमार्क्स। अच्छा देखें, ये एक्चुअली जो 13 दिसंबर का जलसा है, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो 2 पॉइंट्स पर तो बड़ी जो हमारे नज़दीक है कि इसकी अहमियत, एक नंबर 1 ये, एक तो हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं कि ये एक अवामी दबाव है जो इस बात का मज़र होगा कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। और दूसरी जो हमारी इस जलसे के साथ या इस पूरी जो रेलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, जो एक पिछले लगभग अब कुछ अर्सा 1 माह से ऊपर का वक्त हो गया, बीच में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी थे, उससे पहले गुजरांवाला था, कराची था, क्वेटा था। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में यही एक अवामी इजहार है जो कि बिल्कुल सामने और रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हैं महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, एंड यू नेम इट एंड यू काउंट इट, सो मेनी अदर फैक्टर्स आप जितने भी कर लें। तो जो गवर्नमेंट की एक बेसिक एक फंक्शन है वो डिलीवरेंस है, वो लोगों की तकलीफ़ों को कम करना है, लोगों को रिलीफ देना है। तो ये गवर्नमेंट इस सारे काम में बैडली फेल की है। इसके ख़िलाफ़ ये एक रिफ्लेक्शन है ये जलसे जो है, इसलिए हमारे नज़दीक इसकी बड़ी अहमियत है। जी ठीक। लेकिन खान साहब एक क्विक सवाल है आपसे कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने और फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने धरना दिया 4 महीने का। वो धरना ही खाली नहीं दिया, उन्होंने बहुत से जलसे भी किए। वो धरने से निकल के उन्होंने कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, मुल्तान में जलसे किए, पेशावर में जलसा किया, मियांवाली में जाके जलसा किया और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे किए। लेकिन उससे आपकी हुकूमत गिरी नहीं। और उसके बाद जब उनकी सारी तहरीक एक बिल्कुल लैक लस्टर पॉइंट पे आ गई, इमरान खान साहब का सारी मूवमेंट दिसंबर 2014 में, तो आपकी हुकूमत ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक फेस सेविंग दी, एक कमीशन बना के, जिससे सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ को सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि वो वापस असेंबलियों में आ गए। वो कह सकते थे कि हमें कुछ ना कुछ मिला। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हैं कि जलसा करके क्या हो जाएगा? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो इस बात को मानता हूँ कि हर पॉलिटिकल इवेंट का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस
पॉलिटिकल लैंडस्केप पे तो ज़रूर होता है। ये नहीं होता कि आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उसकी कोई फिर आपको उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नज़र नहीं आता, उस इवेंट के बाद उसकी एक ख़ास। देखें ना, पहले तो एक मुल्क में बिल्कुल लग ये रहा था कि इस हुकूमत की नॉन डिलीवरेंस के बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने उसी अंदाज में जैसे ये चला रहे हैं, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस मुल्क के अंदर एक आइन है, इस मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको डिलीवर करके ही आप उसको एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी लेकिन खान साहब देखिए ना, मलिक साहब देखिए, मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि 13 दिसंबर जो है वो विक्ट्री का दिन है, उस दिन बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। उन्होंने इशारा कर दिया है इस्तीफों की तरफ, वो इशारा कर रही हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। आप नहीं आ रहे उस तरफ, आप आगे पीछे जा रहे हैं। वो जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों वाली बात है, बड़े फैसले, कामयाबी, फतह, वो मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा बता दें हमें कि क्या है। नहीं, देखें, इस्तीफे तो पार्टी की अमानत हैं जी। जब जिस वक्त चाहें, 13 दिसंबर तो 4 दिन बाद है, आज कहें तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गिव दैट। जिस वक्त हुक्म होगा पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, इस्तीफे हम बिल्कुल हमारे पार्टी के पास हैं, जब चाहें वो दे सकते हैं। अगर इस्तीफे जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी क्या? नेशंस जो हैं ये देखिए डॉक्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी का और क्योंकि प्लेटफॉर्म पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं, तो वो उनका एक कंसेंसस के साथ डिसीजन होगा। और अगर ये किसी सतह पे ये तय पा चुका है कि पहले सिर्फ मुस्लिम लीग में देने, मैं इसका प्रिवी नहीं हूँ, अगर पार्टी हुक्म करेगी तो हाजिर हैं। अगर ये कहीं ये तय पा चुके हैं तो जरा रोके इस्तीफे देखें ना, ये कितनी ठीक जरा। हाँ, अच्छा, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। मैं चाह रहा था कुछ हम जरा, मुझे ब्लैक एंड वाइट कुछ मिलता उस पर चीज़ें, लेकिन नहीं मिल सका। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, देखिए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं इसको बिल करती हैं 13 दिसंबर को। वो समझती हैं कि ये एक फतह का बहुत बड़ा दिन होगा, विक्ट्री का दिन होगा, लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो सकता है, इस्तीफे दिए जा सकते हैं। और आपकी हुकूमत इसको मसलसल जो है इसको डिस्क्राइब कर रही है कि ये पंजाब इन्फेक्शस कंट्रोल जो ऑर्डिनेंस है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, कि गैर कानूनी एक्टिविटी, हम केसेस दर्ज कराएंगे, रोकेंगे नहीं। सो आप लोग क्या इसे बिलिटल कर रहे हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है, या आप इससे खौफज़दा हैं कि इसका रास्ता रोकना चाहते हैं? आप लोगों का क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोई। देखिए, हमें सारी सिचुएशन को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये गवर्नमेंट आई, एक 2018 में इलेक्शन हुआ, एक 2013 में इलेक्शन हुआ। 2013 के इलेक्शन में जब हम नंबर ऑफ़ पिटिशन्स देखते हैं तो हमारा धरना था, हमारी मूवमेंट थी, जिसमें हमने उसको तमाम जितने भी कोर्ट्स थी, सुप्रीम कोर्ट थी, इलेक्शन कमीशन था, हर फोरम को हमने नॉक किया। जब वहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम धरने पे उस टाइम हमारी पार्टी आई। लेकिन अगर आप फ़र्क है, वो भी तो यही समझते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ इसलिए वो आ गए। जी, मैं बताने लगा, इसीलिए तो बात यहाँ से शुरू की। फ़र्क ये है कि जब आप पिटिशन्स देखते हैं इनकी 2013 की, हम कहते थे 4 हल्के खोल दें। जब 4 हल्के खोले तो उन 4 हल्कों में से कुछ ना कुछ निकला, जो भी निकला, लेकिन कुछ ना कुछ निकला। और कुछ के इलेक्शन भी बाद में हुए दोबारा। एक जीत गए जहांगीर खान था जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन जीतना हारना तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, तो जैसे आज हम गवर्नमेंट में, हमें बड़ा एज होता है जीतने के लिए, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में जो आवाम होती है उनको लगता है कि इनको वोट करेंगे, यहाँ से काम होंगे, तो वो जीत हार की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन पुराने हल्के जब खुले तो उनमें से बहुत कुछ निकला। अब अगली बात, जब आप 2018 का इलेक्शन देखते हैं तो हमारी पिटिशन इनसे ज़्यादा हैं उसके खिलाफ। हम समझते हैं कि ज़्यादा जगहों के ऊपर। आपने देखा जो डार साहब के साथ हुआ, जो ह्यूमिलिएशन डार साहब की हुई, जो उन्होंने आ बैल मुझे मार, उन्हें आदत यहाँ की पड़ी हुई थी, उन्हें सवालों की आदत पड़ी हुई थी कि अब हुकूमत में नहीं है, माल पानी खाने को आपको नहीं मिलता, सरकारी गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, बने बनाए सवाल भी नहीं मिलते। वो दिन आप मिस तो करते होंगे। उन्हें इस तरह के सवालों की आदत थी। वो बैठ गए जाके स्टीवन सैकर के पास, और अब सारी पीएमएलएन उनको सकर भी कह रही है, उनका नाम सैकर से वो कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहना था मैंने वहां कहा भी। और वो नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि 10 मिनट पहले के बाद स्टीवन सैकर जो थे वो प्रेशर में नजर आए। वो तो कुछ भी कह देंगे डार साहब ने। लेकिन ये जो आपने नुक्ते रेस के, मैं चाहता हूँ कि डार डिजास्टर तो कुछ भी हो सकता है। मलिक साहब, ये लेकिन मुझे सिर्फ ये खत्म कर लेने बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि इनके साथ जो बाहर हो रहा है
उस इलेक्शन की बात पे या दूसरी बातों पे लोगों पे यहाँ सवाल का नहीं आप भी जवाब दे रहे, वो भी नहीं दे रहे, आप भी नहीं दे रहे। मैं तो आपको सवाल ये है कि 13 दिसंबर की रैली आपके लिए खतरा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है इस्तीफे नहीं देंगे। मैं आपको अभी बता दूं, मैं अभी बता दूं, ये तमाम की तमाम एनआरओ लेने की हमें जलसों से क्या फर्क पड़ना? एनआरओ लेने से क्या, हम इनसे एनी गिवन डे 2 गुना 4 गुना 5 गुना बड़ा जलसा कर सकते हैं। एनआरओ लेने का क्या मतलब? अच्छा, एक मिनट आपकी बात कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, फिर ये आप इनको एनआरओ देंगे कैसे? मैं बताता हूं, ये आपसे क्या मांग रहे हैं? जो पहले चार्टर और डेमोक्रेसी के नाम पे एनआरओ होते रहे, हम अगर आज इनके साथ मिल जाएं, मिफ्ता के मुंह से निकला ना आपके सामने एक टेलीविजन पे कि सारे मान गए थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अड़ा हुआ था, आपने वीडियो देखी है। एनआरओ तो इन्होंने 34 नकात मांग लिए थे कि नैब का बिस्तर गोल कर दें तो शहबाज शरीफ फौरन बाहर होंगे। अगर उन मुकदमात पे काबिल दस्तंदाजी पुलिस खत्म कर दें, नैब में तरमीम कर दें इनके साथ मिलकर, मलिक साहब वकील हैं, देखिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिलीफ मांगते हैं सर, सब कुछ हो जाएगा ना, ये वो पब्लिकली तो नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो इधर आप जो मर्जी कर दें। 2/3 मेजोरिटी अगर हम और ये मिल जाएं किसी चीज पे, सारे अपोजिशन पीपल्स पार्टी हम और ये, तो 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी ना किसी चीज के भी खिलाफ। तो अगर यहां पर ये हो सकता है कि आप तीसरी दफा इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, मिल मिला के नूरा कुश्ती होती थी ना, वही आप चाहते हैं। मसला ये कि ना ये रिजाइन देंगे, ना इंशाल्लाह ना रिजाइन देंगे, आपको नहीं, कैसे नहीं पता देंगे। है? मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन तिलों में तेल नहीं, ना 9 मन तेल हो, ना राधा नाचे। 7 दिसंबर है मेरा। सारी ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये सिर्फ अंदर से भी अलग अलग डील कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी डील कर रही है, अपनी कर रहे हैं, ये अंदर से भी एक दूसरे से मुखलिस नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये वही लोग हैं जो कहते थे शुरू में जब कोविड के ऊपर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था कि इमरान खान और उनकी हुकूमत इतनी इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसी अपना रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनकी FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए। याद है ना आपको, ये कहते थे। आज जब ये हम जो डाटा देख रहे हैं, कराची का हो जहां इन्होंने जलसा किया, कोयटा का हो, पेशावर का हो, मुल्तान का, वहां पे सर्ज हो रहा है, तो अब जो वहां अमवात होनी उसकी FIR क्या इन पे दी जाए? इनके मनसब के बाद कैमरे की आंख आज ये बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इनको कहा 2 महीने बाद कर लें, जब से आप भी इधर हैं हम भी इधर। मलिक साहब, कैमरे की आंख रिकॉर्ड कर रही है, जो कुछ रिकॉर्ड अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चला जाएगा, YouTube पे चला जाएगा, वो वहां महीनों और सालों पड़ा रहेगा। इस पे आपका क्या जवाब है कि 13 दिसंबर की रैली से 6 दिन पहले शहबाज गिल पूरे वसूख से कहते हैं कि आप लोगों ने इस्तीफे नहीं देने हैं और इस तरफ आवाम को बेवकूफ़ बना, इस्तीफे देंगे आप? क्या है इस वक्त क्या हकीकत है? आज 7 दिसंबर को क्या कहानी है? अच्छा नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मेरा तो इस पे बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है विद इन द पार्टी, आपके पास मीडिया पे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है टोटल ये ज़्यादती पर, नाइंसाफ़ी पर, और जो 2 चीज़ें नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर मबनी हो उस पर तो कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। पहली और बुनियादी बात तो डिग्निटी है, ये मेरा एक फितरी एक इसके ऊपर रद्द अमल भी है और ये मेरी एक आईनी मेरा हक भी है। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि जी ये कोरोना को हम फैला रहे हैं। 6 कोविड पेशेंट्स डाई इन पेशावर फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन, ये आज के एक अंग्रेजी जरीदे की लीड खबर है। ये इसी तरह की उन्होंने ये कही है कि आप रिजाइन नहीं करेंगे, इस्तीफों की बात है ना, फिर आप हट गए। अच्छा मैं सुन लें सर, नहीं मैं डॉक्टर साहब, पहली बात ये क्या इस्तीफे आप लोग देंगे 13 दिसंबर? मुझे इजाजत दें। देखें डॉक्टर साहब, मेरा रेजिग्नेशन, मेरी पार्टी के बाकी सारी पार्लिमानी पार्टी का रेजिग्नेशन मियां नवाज शरीफ साहब जब चाहें वो दे सकते हैं, ये फैसला उनके करने का। और मेरी इतला के मुताबिक क्या नवाज शरीफ साहब ने इसका फैसला कर लिया है? आप देखिए, मैं तो इस पे कन्विंस हूं कि एक बंदा दे देगा रेजिग्नेशन इसके बारे में, तो मैं अगर मलिक साहब दे देंगे रेजिग्नेशन, मैं क्लियर हूं, बाकी किसी ने नहीं देना। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मलिक साहब हो सकता है दे दें, शरीफ आदमी है, बाकी कोई नहीं देना चाहता। नहीं, ये दे देंगे, मलिक साहब दे देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कर्ज करूं, देखें अब मेरी तो उनसे दरख्वास्त ये होगी अपनी लीडरशिप से कि अगर आपने ये फैसला भी नहीं किया तो ये कल के करते आज करें। एक बात, क्योंकि उसकी वजह क्या है, मैं उसकी एक आपको सिंपल रीज़न अभी डॉक्टर साहब के आर्गूमेंट में से एक वजह दे रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि इलेक्शन की जो पटिशन्स हैं ये कोई पैमाना है कि वो कितनी पटिशन्स थी जब इन्होंने की तो वो रिगिंग के ख़िलाफ़ धरना लेकर आए और बैठे। इलेक्शन पटिशन्स होती हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स के ऊपर, लेकिन इलेक्टोरल फ्रॉड पे तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप कौन सी उस पर पटिशन्स दे सकते हैं। तो पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे इलेक्शन को अंडर क्वेश्चन आपने लाना है ना, तो उसके लिए आपके पास ट्राइब्यूनल्स का फोरम नहीं होता। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड जो है
in legal terms it is absolutely different. लेकिन मलिक साहब वो तो फिर भी 2014 में भी ये यही कहते थे ना कि पूरा इलेक्शन पंजाब में मैनेज था, 148 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, 115 आपकी पार्टी ने वो जो जीती, सुप्रीम कोर्ट का, डॉक्टर साहब वो तो एक अलग बहस आप उसको है। खुद मुझे आपकी बात से समझ आ रही है कि आपकी पार्टी ने रिजाइन करने का फैसला नहीं किया, जो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस मौके पे 7 दिसंबर को क्या आपकी पार्टी में कोई क्लैरिटी है रेजिग्नेशन पे? आप कह रहे हैं मैं दे दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, देखें, ये मैंने तो आपसे कहा, मैंने अपनी जाती राय दी, ये इख्तियार और हक हमारी लीडरशिप का है। हम विद इन द पार्टी ओपनली पब्लिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम समझते हैं कि हमारा जो हमारा इलेक्ट होना है वो पार्टी की अमानत है। मियां नवाज शरीफ के नाम के साथ ये वोट जुड़ा है, पार्टी के साथ ये वोट जुड़ा है, एंड वी स्टैंड। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आप इस सिस्टम में जितनी देर रहेंगे उतना आपका नुकसान होता रहेगा। फिल फॉर आप इसको इस्तीफा दें और ये मुल्क का नुकसान है। आपकी राय की पूरी रिस्पेक्ट है, आपकी राय की, मलिक साहब आपकी राय की पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि मोहतरमा इंडिकेट कर रही हैं इस्तीफों का, और जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान, चौहान साहब, अभी गिल साहब, ये लोग आप लोगों को टॉन्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इनमें इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि मैं जाती तौर पर तैयार हूँ। पीपीपी खामोश है, वो इस्तीफों की बात नहीं कर रहे हैं। मौलाना की कुछ लोग बात कर रहे हैं इस्तीफों की, डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इजाजत देते हैं बात करने की। हो गया इस्तीफा? मैं आपको देखिए, मेरे पास कोई जो मैंने आपसे कहा कि ये इख्तियार और हक ये अब लीडरशिप का है कि वो कब दे। मेरी इतला ये है कि ये इस्तीफे दिए जाएंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे दिए जाएंगे। अगर वो अप्रोप्रिएट टाइम 13 दिसंबर का जलसा है तो बेशक उसके अंदर दे दिए जाएंगे, इतला मेरी ये है। अब मुझे, क्योंकि मैं कॉग्निजेंट नहीं हूँ उस डिटेल का, मैं प्रीवी नहीं हूँ उस मीटिंग के अंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग, इसलिए जब तक हम तक कोई पार्टी की तरफ से हुक्मनामा आता नहीं तब तक तो मैं आपसे यही बात कह सकता हूँ जो मैंने आपसे कह दी। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं अब तक आपको सम ये कर देता हूँ, इसको मैं सम अप कर दूँ डिस्कशन को, कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये कहना शुरू कर दिया अब से चंद दिन पहले कि हम इस्तीफे दे सकते हैं। जब से वो ये कह रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खुल के स्टेटमेंट नहीं आ रही है, PMLN के लीडरान को भी क्लैरिटी नहीं है, जैसे अभी हम मलिक साहब को सुन रहे हैं कि क्या कोई फैसला ऐसा हो गया है। 3 कंपोनेंट हैं, ये जो 11 नुकाती, ये जो 11 पार्टीज़ का अलायंस है PDM का, इसमें बुनियादी तौर पे 3 ही जमातें हैं। इसमें PMLN है, इसमें PPP है, इसमें मौलाना की पार्टी है। PMLN और मौलाना की पार्टी अगर इस्तीफे दे भी देती है और PPP इस्तीफे नहीं देती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और हमें याद है कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने इस्तीफे जाके जमा करवा दिए थे स्पीकर के पास, लेकिन स्पीकर साहब ने बाद में कुछ कानूनी वजूहात की वजह से, कुछ जो भी उज़र था उस पर उन्होंने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो इसका इम्पैक्ट होगा क्या अगर इस्तीफे दे भी देते हैं? इस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले कि हमारी ब्रेक में थोड़ा सा एक मसला ये पैदा हो गया है कि जबकि हुकूमत के जो हमारे साथ नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो बहुत ही इसरार करके ये कह रहे हैं, बहुत ही एहतमाद से ये कह रहे हैं कि PMLN और PPP और मौलाना वगैरह जो हैं ये इस्तीफे नहीं दे पाएंगे, 13 दिसंबर को देना ही नहीं चाहते इस्तीफे। दूसरी तरफ हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब हैं, वो ज़ाती तौर पर इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन वो कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे कि PMLN के अंदर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया है। और हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर PMLN के अंदर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो भी जाए, PMLN अकेले इस्तीफे 13 दिसंबर को देने का फैसला कर भी ले, तो जब तक पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनती, इन इस्तीफों का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको इतना एहतमाद क्यों है और आप इतनी मुस्कुराहट के जरिए और इतना ज़्यादा यानी एक इसको गैर सीरियस तरीके से क्यों कह रहे हैं कि इस्तीफे नहीं देंगे? इसकी क्या वजह है आखिर? देखिए, कोई इतला आपको है? नहीं, मुझे इतला नहीं। फिर एनालिसिस है? नहीं, एनालिसिस भी नहीं। देखिए, मैं इनको, ये हमारे देखे वाले हैं, हम इनके देखे वाले हैं, हमें पता है इनकी पॉलिटिक्स क्या है। ठीक। आप देखिए ना कि इस टाइम पॉलिटिक्स है क्या इनकी पॉलिटिक्स ये है, जो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो तैर के पानी की सरफेस के ऊपर स्टीवन सैकर के स्टूडियो में आ गई। ठीक। आप बीमार नहीं है, वो उसने प्रूव कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक आपको चूसनी दे तो सब ठीक है, कोई और अगर किसी जगह पे गवर्नमेंट में आ जाए तो आपके ख्याल में बड़ा बुरा हो गया। कोई आपके साथ काम कर रहा है तो सब ठीक है। नहीं, तो स्टीफन सैकर के इसाक डार के इंटरव्यू ने नुकसान पहुंचा दिया PMLN को बहुत ज्यादा। मैं मतलब मेरा काम तो आसान कर दिया। पूरा हफ्ता मुझे कोई ना कोई मीडिया स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ी। यकीन करें, पिछला पूरा हफ्ता रिलैक्स किया है, कोई मीडिया के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जो शरीफ आदमी मलिक साहब जैसे, उनके लिए मसला बना देते हैं। या तो चलो इस तरह के बंदों को बिठा दें जिनको मीडिया पे बोलना आता है, कोई थोड़ा लॉजिक का पता है। अब जरूरी थोड़ी है कि इसाक डार साहब रिश्तेदार हैं। यही तो, जब फैमिली लिमिटेड पार्टीज आती हैं तो यही बेड़ा गर्क होता है कि जो खाना नंबर 2 के लोग होते हैं
ان کو رشتہ داری کی وجہ سے خانہ نمبر 1 میں ڈال دیا جاتا ہے, تو آپ کو اور وہ تڑکے وہ ایک گیدڑ تھا نا, اس کو کسی نے کہا کہ تم شیر لگتے ہو, تو اس نے کہا اچھا واقعی, اس نے کہا تمہاری فر بھی شیر والی ساری. تو ایک دن شیر آگے آ گیا, انہوں نے حملہ کر دیا, تو گیدڑ ادڑا پڑا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, اس نے کہا یار شیر تو میں نہیں لگتا تھا, میرے شریکوں نے ایسے ہی جھوٹ موٹ کہہ کے مجھے لڑوا دیا. تو انہوں نے بالکل کوئی ریزائن نہیں دینے, میں آپ کو کلیئر کروں. ہاں میں نے ماسک بھی دیں گے, ہاں میں نے ادھر مینار پاکستان پہ پانی بھی دیں گے, بالکل کریں گے, لوگوں کو یہ بتائیں گے, کیونکہ ان کی کرونا کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ آپ ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہے, ہم ایس او پیز کو پرمیشن آپ نہیں دے رہے, غیر قانونی ہے. ہم دیکھیے کیونکہ یہ ہمارے شہریوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, پہلے سے ڈال رہے ہیں نا, یہ تو سب کو پتا ہے. ہم وہاں پر ماسک دیں گے, کوشش کریں گے کہ اگر کسی کی جان وہاں سے بچائی جا سکے, اور انہیں انفارم بھی کریں گے. اویئرنیس کیمپین کیوں نہیں رن کر رہے ہوں ان کے حوالے؟ یہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر ان کے پاس ٹوٹل 7 8 5 4 ہزار سے زیادہ بندے ان کے پاس اکٹھے نہیں ہونے, کوئی مرنے نہیں جانا چاہتا. 4 5 ہزار 8 کر لیں گے زیادہ سے زیادہ, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 1.5 سے 2 لاکھ بندہ چاہیے مینار پاکستان کو. تو یہ آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, ڈرون کیمرے بھی ادھر ہونے ہیں, آپ کو نظر آ جائے گا. ابھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو کیا آپ اوپر سے لیفلیٹس پہ پھینکیں گے راستے میں؟ ابھی ہمارے پارٹی کے ایک سپورٹر ہیں ریحان نقشبندی صاحب, ان کا ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میسج آیا ہے, اور وہ نون کا ایک گڑھ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مریم صفدر صاحبہ کا بیٹا ادھر کھڑا ہوگا اور نواز شریف کے دونوں بیٹے کھڑے ہوں گے تو ہم بھی آ جائیں گے جلسے میں. یہ تو نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کو چھپا کے رکھیں اور پبلک کے بچوں کو اپنی شادی پہ منگنی پہ بھی بختاور صاحبہ کی 70 لوگ بلائے تھے, ٹوٹل 70 لوگ. اور جب قاضی حسین احمد صاحب کی مرحوم کی صاحبزادی پرسہ دینے گئیں, تعزیت کرنے گئیں, تو مریم صاحبہ نہیں ملی کووڈ کی وجہ سے. اپنے گھر کے عالم یہ ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کرونا کا. بہت چیزیں اکٹھی ہو گئی آپ کا جواب دینے کے لیے. اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہاں بنیادی فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ غالباً بشمول ڈاکٹر صاحب کے جب آپ بات کرتے ہیں, آپ بہت ساری ذاتی بات اس میں آ جاتی ہے, اور آپ اس پہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ یہ کیسے شیر کی کھال پہنا دی اور یہ کر دی اور وہ کر دیا. دیکھیں بعض اوقات جملہ مترجہ بھی ہے تو اس پہ پھر کیا کہیں, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کا کام آسان ایسے نہیں ہونا تھا کہ آپ کو ایک ہارٹ ٹاک کے ٹی وی پروگرام سے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو. آپ کا آسان کام ایسے ہونا تھا کہ اگر آپ پبلک کو کوئی ریلیف دے دیتے, آپ ان کی کوئی مہنگائی کم کر دیتے, آپ کی کوئی گورننس کی کوئی اچھی آپ کی کوئی وزیر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو گیا سیاسی طور پہ. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا تھوڑا سا اس سے مختلف ایک نقطۂ نظر ہے. میرا مختلف نقطۂ نظر اس لیے کہ میں ایک گراس روٹ کا ایک ورکر ٹائپ آدمی ہوں. میری ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, میں دن رات لوگوں میں انٹریکٹ کرتا ہوں. میں عوامی تکلیف کو دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت بلبلا رہے ہیں غربت سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے. یہ وہ مسائل ہیں جس پر اگر حکومت کی توجہ ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا. لوگوں کو اس چیز سے بھی شکوہ ہے کہ یعنی ایک یہ میرا بھی شکوہ ہے, ذاتی طور پہ یہ میرا شکوہ ہے کہ لیکن وہ پھر ہم بیسک سوال سے ہٹ رہے ہیں نا. دیکھیں اب حکومت کہہ رہی ہے کہ انفیکشس کنٹرول جو آرڈیننس ہے پنجاب کا کووڈ کے حوالے سے, پینڈیمک کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے, اس کی آپ کھلم کھلا وائلیشن کر رہے ہیں. اس کے اوپر NCOC کی ریگولیشنز آ چکی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, حکومت بار بار اس کے حوالے سے اپنی بیانات دے رہی ہے. انہوں نے ایک لا بھی بنا دیا ہے انفیکشس کا. آپ وکیل ہیں, جب لا بن گیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لوگ لا کی وائلیشن کریں گے. جو پرائیویٹ کمرشل انٹرسٹ ہے, جو اسپیکر سسٹم دے گا, براڈ کاسٹنگ دے گا, اسٹیج دے گا, کرسیاں دے گا, وہ بھی اس کی وائلیشن کریں گے, اور وہ اس کے خلاف کیسز بھی درج کر رہے ہیں. محترمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ 2500 FIRs یہ درج کر چکے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ یہ اس کو انلیگل ایکٹیویٹی قرار دے رہے ہیں, قانون کا سہارا لے رہے ہیں, آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں. یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو 2 ٹوک انداز میں نے پہلے بھی کوشش کی, لیکن آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. تو میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ کا فیصلہ ہے, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ بات ایک طرف ہے, یہ بات ایک طرف ہے. پیپل آر ڈائنگ فار نان پروویژن آف آکسیجن ان ہاسپٹلس. اور پشاور میں جہاں پہ پچھلے 7-8 سال سے ان کی حکومت ہے, وہاں پر میں کیا کہہ سکتا ہوں جا کے کہ اگر ان کا سارا بیانیہ یہ ہو گورنمنٹ کا کہ کووڈ جو پھیل رہا ہے اس کی سرچ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرے. میں نے کل بھی ایک ٹاک شو پہ کہا, میں بھی ڈاکٹر صاحب کو آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, میں اور ان کے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کوئی NCOC کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں کہ اگر حیدرآباد میں انفیکٹیویٹی ریٹ اتنا ہائی ہے تو وہاں پہ تو کوئی PDM کا جلسہ نہیں ہوا نا.
क्वेटा का जो इन्फेक्टिविटी रेट है लो है, वहाँ तो पीडीएम का जलसा हुआ है। गुजरांवाला का इन्फेक्टिविटी रेट लो है, वहाँ पीडीएम का जलसा हुआ है। और जहाँ पर हॉस्पिटल्स के ऊपर सिस्टम पे बोझ आ रहे हैं, वो चोक हो रहे हैं, वहाँ पर कोई जलसे नहीं हुए। पेशावर के अंदर ये जो आप नॉन प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी बेसिक प्रोवाइड नहीं की जा रही लोग। अच्छा नहीं, लेकिन वहाँ पे उस जलसे ने ऑक्सीजन फ्राहम करने से तो नहीं रोका ना भाईजान, वो तो बेसिक्स थी ना, एक हॉस्पिटल में है ही नहीं और लोग मर रहे हैं, उसकी एफआईआर होनी चाहिए उनके ऊपर, जिनके ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ सवाल ये दूसरा मेरा आपकी, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब ये उनका पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि जो मिसमैनेजमेंट है कैसे सूबे के अंदर आपकी, मैं जरा डॉक्टर साहब से इसका रिस्पांस ले लूं, मैं इसी का रिस्पांस ले लूं। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इसी पॉइंट का ले लूं जवाब। देखिए मैं आपका पॉइंट आपसे बेहतर प्रेजेंट कर दूं, मैं सर आपसे बेहतर इसको आर्गुमेंट करता हूं कि आपकी हुकूमत है 2013 से, नहीं वो मेरा यकीन है कि आप बेहतर करेंगे, ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को क्रेडिट देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का प्लांट आपने वहाँ नहीं लगाया, जितनी टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर के अंदर होना चाहिए, वो कहते हैं पिंडी से हमें ऑक्सीजन आती थी, हमें ऑक्सीजन आई नहीं है, वहाँ डेथ हो गई है। कल सारा दिन वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर और उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं तैमूर झगड़ा साहब उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहे, हम ये सजाएं देंगे। तो क्वेश्चन है तो फिर वो सही कह रहे हैं ना मालिक साहब कि आपकी बड़ी नेग्लिजेंस हो गई है वहाँ पे। देखिए बात ये, जबकि आपने स्टैंड भी लिया हुआ है अगेंस्ट द ऑपोजिशन। बात ये है कि जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है वो, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे पाकिस्तान में निगलेक्ट हुआ। अगर वहाँ पर किसी किस्म की कोताही हुई है, आज उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, जो लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। आप वेस्ट में रहे हुए हैं, आपको पता है कि ये कोई बड़े फ़ख्र की बात नहीं होती, बड़े अफसोस की बात होती है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स वेस्ट में भी होते हैं जहाँ पे नेग्लिजेंसी किसी न किसी की, जब इतना प्रेशर होता है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगेन इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको जस्टिफाई करूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक प्रोटेक्ट हो। तो जिसने भी किया वो इसका भुगतेगा, जिसकी भी गलती है, वो लाहौर में हो, पेशावर में हो, कराची में हो, कहीं पे भी हो। मलिक साहब को मेरा जवाब ये है, अगर मैं बता रहा हूँ, मलिक साहब ने 2-3 बातें कही। मलिक साहब ने कहा जी इनको चाहिए कि ये गुर्बत पे, महंगाई पे काम करें, तो मैं वो जवाब दे दूं। एक तो आपने देखा हम बिल्कुल खुश नहीं थे जो महंगाई हुई, लेकिन जो ये लूट मार करके गए तो उससे जो रुपी डिवैल्यू हुआ, उससे इन्फ्लेशन होनी थी। हमने अल्लाह का शुक्र है चीनी भी अब नीचे की है, आटा भी किया, हमने महंगाई को काबू किया और मजीद करेंगे। बाकी आप टेक्सटाइल देख लें तो इस टाइम 120% पे उनके पास फैसलाबाद के अंदर ऑर्डर्स हैं। इनके ज़माने में जो लूम, पावर लूम 42 रुपए किलो कबाड़ के हिसाब से बिकती थी, आज 50,000 पावर लूम वो दोबारा से शुरू हो गई है, 30,000 नई आ रही है। तकरीबन 2 लाख वहाँ पर जॉब्स की जो है वो असामियाँ खाली हैं, वो ढूंढ रहे हैं वर्कर्स को। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो, कंस्ट्रक्शन तामीरात हो, सीमेंट, सरिया, ईंट, प्लॉट, कार, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, यू नेम इट। आप जाके सर्वे कर लें किसी, मैं गुजरांवाला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया हूं, जो इनका गढ़ है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो बिजनेसमैन होंगे ना, बहुत सारे नून से भी बिलोंग करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है। सियालकोट, फिर इन्होंने सीटें वहां से जीती हुई हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहता है कि इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है। फैसलाबाद ठीक है, हमने सीटें जीती हुई, लेकिन इनका भी वोट बैंक है वहां पर। दे आर वेरी हैप्पी कि हमें पहली दफा इस तरह की सपोर्ट मिली। कराची, जहां से ज्यादा सूबे, उस सूबा सिंध में से पीपल्स पार्टी जीती है, वहां के बिजनेसमैन अकील करीम को बुला ले। तो कोरोना के टफ हालात में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई है, इमरान खान की विजडम की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आ रही है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कोविड फैला के उसको तबाह करें। एक इल्जाम ये भी है कि आप लोगों की मुझे एहसास हो गया है कि इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता अब रिकवरी के रोड पे है, और आप लोग खौफजदा हैं कि 2.5 महीने बाद अगर इकोनॉमी रिकवर करने लग जाए और 6 महीने में, नहीं डॉक्टर साहब, नॉट एट ऑल, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी सवाल नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ा सा ना, मैं आप थोड़ा सा फॉर करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड में 2-3 बातें आपसे कह दूँ। देखिए, नंबर 1, पहला ये हमारे सारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों का एक जोर और इसरार है कि लूट मार, तो मैंने एक लिस्ट मुकदमात की इकट्ठी करवाई है, जिन मुकदमात में मैंने एक तो वो क्वांटम ऑफ लूट मार देखूँ कि जो मेनली मेरी लीडरशिप के ऊपर जो इल्ज़ाम है, और दूसरा मैंने ये देखने की कोशिश की है कि उसमें वो कौन से मुकदमात हैं जो किसी अदालत में गए हैं और उसके साथ प्रोसीड ऑफ क्राइम अटैच्ड है। तो मैं आपके प्रोग्राम में ये आपको इसकी जो डिटेल, जो ये रोज़ लूट मार का शोर है, वो सब उनके प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर की बात है। किसी जगह पर भी किसी गवर्नमेंट के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने की, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से कोई फंडिंग के ऊपर कोई नैब का इल्ज़ाम भी हो तो सर हम देनेदार हैं आपके। नैब ने आज तक ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कि हमारा खुदा न खास्ता किसी गवर्नमेंट के फंड के साथ वहाँ पर कोई मिस अप्रोप्रिएशन का कोई झगड़ा है।
اب آگے بات کہ جو اکانومی کے اشارے ہیں وہ کیسے ہیں، اشاریے کیا آ رہے ہیں. اچھا میں ریسنٹلی مجھے تھوڑی ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اگر فیصل آباد کا جو صنعت کار ہے اور وہ اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہے تو وہ تو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جو شرح ترقی ہوگی وہ 1.3 سے اوپر نہیں جائے گی. اور جو میڈیم اینڈ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں وہ تو بیچارے مرے پڑے ہیں منفی میں. سر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی اپنی ان ٹیم سے جو ان کے پاس ایک گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جو یہ انٹریکشنز کرتے ہیں، یہ جاتے ہیں چیمبر. دونوں چیزوں پہ آپ کا جواب آ گیا ہے. ابھی 1.5 منٹ ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ والی چیز سمجھنا چاہتا ہوں جو آپ نے یہ کہا کہ جہاں پر بھی الزام آپ کی لیڈرشپ پہ لگا اور کرائم آف پروسیڈ وغیرہ جو ساتھ لگائی ہیں نیب نے یا عدالت کے سامنے آیا ہے، وہ در حقیقت ان کے پرائیویٹ کاروبار جو ہیں شریف خاندان کے یا پی ایم ایل کے لوگوں کے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آفس جو پبلک آفس کے پیسے کھانے جو ہیں یہ سرکار کو نقصان پہنچانا یا حکومت کو یا ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچانے کی ایویڈنس نہیں آئی. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے محیط. اب میں ایک پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں، میرے اگر آج اثاثے 5 کروڑ ہیں اور جب میں آفس چھوڑوں اور میرے اثاثے جو ہیں وہ 5 ارب ہو جائیں تو یہ میں بزنس پڑھاتا رہا ہوں. یہ دنیا میں کسی یہ منطق نہیں ہے انلیس کہ میں پروو کروں کہ فیس بک میں نے بنائی تھی اور وہ میں نے بیچی ہے 5 بلین کی. تو اگر آپ کے پاس منطق ہو تو آپ جواب دے دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے کیا تھا، یہاں سے میں نے پیسہ کمایا. ان کی بھینس جو ہے 10-10 کروڑ کا دودھ دیتی ہے. ان کے ہاں ٹی ٹی پہ ایسے لوگ ان کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی بھجواتے ہیں جو لوگ کبھی زندگی میں لاہور سے باہر نہیں گئے، کراچی تک نہیں گئے، جنہوں نے پاسپورٹ نہیں بنائے. ایسے لوگ ہیں جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور اس ٹائم وہ فوت تھے جب ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے. پھر ان کی تمام لیڈرشپ مجھے اجازت دیں گے ایک آدھ بندہ ہے یہ مجھے اسی نقطے پہ اجازت، ملک صاحب کی طرح کا ایک آدھ بندہ میرا خیال شاید کوئی پتہ نہیں کیوں بچ گیا ہے، ایک آدھ بندہ نکال کے سب نے سرکار کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ خرم دستگیر صاحب ادھر آپ کے پروگرام پہ لڑے تھے پیٹرول پمپ تو چھوڑے، اب ان کا پلازا سیل ہو گیا پچھلے دنوں میں، وہ بھی سرکاری زمین پہ بنا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے اسی نقطے پہ اجازت دیں گے. بنیادی طور پر سارے اوفینسو کے اچھا بات کر لیں سر 30 سیکنڈ لے لیں سر، میرا مقصد ہے آگے اگلا سیگمنٹ ہے سر پلیز میرے بریک ہے. میں چانس دیتا ہوں ملک صاحب سر 30 سیکنڈ سر پلیز. اچھا دیکھیں میں سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا آپ کو ابھی سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ میں اس لیے آپ سے میں نے آپ کو روکنا مناسب سمجھا کہ دیکھیں نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے یہ جو ایک ریٹرک ہے جو شہزاد اکبر بھی اکثر کہتے ہیں یہاں کے، اور جو ایک پوری کہانی بیان کی جاتی ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر نہیں گئے اور ان کے، تو میرا خیال ہے وہ پھر فارم 24 اب عدالتوں میں وہ بات آ رہی ہے نا، تو اس کو ان بینکنگ کے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کے لیے ملک صاحب وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ملک صاحب میں نے آپ کی ڈیلے کر دیا، وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین اتنا کہنا ہے کہ جلسے کے حوالے سے جو ہماری ہے کہ لاہور کے جلسے کا اپوزیشن کیسے کو بہت بڑا امپیکٹ پیدا کرے گی، کیسے وہاں سے فتح ڈیرائیو کرے گی، کیسے بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی جو ہے ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے آرمی چیف نے 73 برس میں پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا ہے. سعودی عرب کے بعد وہ 2 دن کے لیے یو اے ای میں ہوں گے. اس دورے کی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اہمیت کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہندوستان کے آرمی چیف جنرل نورانی پہلی دفعہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچے ہیں. سعودی عرب کے 2 دن کے دورے کے بعد وہ متحدہ عرب امارات یو اے ای کے دورے پر پہنچیں گے. سعودی عرب میں نیشنل ڈیفنس کالج پہ انہوں نے خطاب کیا، وہ خطاب کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ یہ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ اس لیول پہ شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کوئی ہندوستانی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر نہیں جا چکے. میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا چلا جاتا ہوں، ہماری ٹیم میں پریپیئر کیا ہوا ہے کہ کیسے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان میں پولیٹیکل روابط تو بڑے ہائی لیول کے رہے ہیں، اور پنڈت جواہر لال نہرو اور اس کے بعد انہوں نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا. سعودی عرب کے فرما روا اور بادشاہ اور جو بادشاہ ہیں وہ بھی ہندوستان کے دورے کرتے رہے. پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد اندرا گاندھی نے وہاں کے دورے کیے، پھر اس کے بعد منموہن سنگھ وہاں کا دورہ کرتے رہے. اسی طرح سے سعودی عرب کے فرما روا جو ہیں وہ بھی ہندوستان کے دورے کرتے رہے. ڈپلومیٹک ریلیشن شپ رہے ہیں. اور گزشتہ چند برسوں میں جو ہمارے سامنے چیز آئی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہندوستان کے بائی لیٹرل ٹریڈ میں خاصا اضافہ ہوا، جو تقریباً اس وقت 30 سے 40 بلین ڈالر سے شاید زیادہ ہے. اور جو آئل اور انرجی ڈپینڈنس ہے ہندوستان کی وہ بھی سعودی عرب پہ بڑی واضح ہے. تقریباً 17 سے 18% جو آئل ہے ہندوستان جسے استعمال کرتا ہے تیل، وہ سعودی عرب سے آتا ہے. اور اسی طرح تقریباً 32-33% جو LPG ہے، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس جو ہے،
वो भी हिंदुस्तान सऊदी अरब से लेता है। तो यूँ एक खासा एक कमर्शियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो स्ट्रेटिजिक डायमेंशन है इन रिलेशनशिप की वो गुज़िश्ता चंद बरसों में ज़्यादा खुल के सामने आई, जब हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान में बहुत बेहतर रवाबत जो हैं वो इस्टेब्लिश होने लगे। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जीसीसी कंट्रीज़ में और सऊदी अरब में, ख़ास करके जीसीसी कंट्रीज़, जब हम मुत्तहिदा अरब इमारात की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन के अंदर पाकिस्तान का बड़ा रोल है। इस हद तक अंदाज़ा लगवाइए कि यूएई की एयरफोर्स के पहले 5 जो एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के या तो ट्रेंड हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने यूएई की एयरफोर्स को खड़ा किया है। आज भी तमाम ट्रेनिंग पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर्स के हाथ में है। हिंदुस्तान का कोई इंस्ट्रक्टर यूएई की एयरफोर्स को हाथ नहीं लगा सकता है। यूएई की कमर्शियल डेवलपमेंट का अंदाज़ा इस हद तक लगा लीजिए कि अरब एमिरेट एयरलाइन जब बनी है 1980 की दिहाई में तो पीआईए की कॉपरेशन से और पीआईए के जहाज़ लीज करने से बनी है। तो जीसीसी का जब से आगाज़ हुआ 1977 की दिहाई से पाकिस्तान का रोल जो है जीसीसी ममालिक में बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन अब भारत उस रोल को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ये कम अज़ कम उस डायरेक्शन पे गामजन है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में भी हुआ जब भारत के एक तरफ अमेरिका के साथ और दूसरी तरफ इसराइल के साथ बहुत ही बेहतर स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप डेवलप होते हमें नज़र आते हैं। चंद दिन पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने सऊदी अरब के शहर नियोम में जाकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की और इसराइल के इंटेलिजेंस मोसाद के हेड भी उस मुलाकात में शामिल थे। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट जो हैं माइक पॉम्पियो भी उस मुलाकात में शामिल थे। गैर मामूली ये सूरत हाल है। और हमने ये भी देखा कि अब्राहम एकॉर्ड के ज़रिए सऊदी अरब नहीं, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल और बहरीन के दरमियान एक लिमिटेड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का आगाज़ भी हुआ है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि इसराइल कम अज़ कम $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कलील मुद्दत में यूएई में करेगा, दुबई में करेगा, दुबई के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करेगा। ये सब सारी डेवलपमेंट्स हैं जिस पे बात करने के लिए मैंने जनरल साहब को मैंने अपने साथ जो शोएब साहब को मैंने दावत दी है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब बैकग्राउंड तो मैंने इसका सारा दे दिया अपने नाजरीन के लिए। मेरा पहला आपसे बुनियादी सवाल है कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल नवराने का जो विजिट है ये कितना अहम आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अहम तो बहुत है इस नुक्ता निगाह से कि ये कोई ना कोई थोड़ा बहुत इससे ओपनिंग्स बनी हैं, वो कि वक्त लगेगा कि वो इसमें कोई रोल प्ले कर सकें वहां पे। और पर्टिकुलरली आप देखिए कि पाकिस्तान की डिफेंस रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ। हमारे ट्रुप्स भी वहां पे हैं और इस लिहाज से इतना आसान नहीं होगा कि यहाँ से एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप इतनी जल्दी इतनी डेवलप हो जाए। लेकिन एक चीज जरूर होगी कि प्रपोजल्स दे के आएंगे ये जनरल नरवान में कि यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो भारत की हैं वो अवेल की जाए। यानी दूसरे लफ्जों में सऊदी अरब के ऑफिसर जो हैं वो जाके वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करें। वो किस हद तक कितने लोग जाते हैं, मेरा ख्याल है वो फैसिलिटीज वगैरह ये काफी दे देंगे और फ्री ट्रेनिंग होगी। तो और असल चीज वही है। आप देखिए कि यही काम उन्होंने अफगानिस्तान से के साथ किया था, जिसकी वजह से जनरल साहब हमने पाकिस्तान के अवाम को ये तासुर दिया या पाकिस्तान के अवाम ने ये तासुर कबूल किया कि हमारे सऊदी अरब के साथ और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ और मुस्लिम मशरक़ वस्ता के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मज़हब की बुनियाद पे भी हैं, उसमें कुर्बत है, इस्लाम की बुनियाद पे भी हैं। और एक ऐसे वक्त में जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को शदीद तरीन दुश्वारियों का सामना है, वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों पर और कश्मीर पर तोड़े जा रहे हैं, उस मौके पे सऊदी अरब और उसके दरमियान कुर्बत का तो मतलब यह है कि सऊदी अरब ने शायद पाकिस्तान को हमेशा एक स्ट्रेटेजिक लेंस से देखा होगा और हमने उनको एक मजहब के लेंस से देखा है। यही मुझे तो फिर यही समझ आ रही है बात कि हम किसी गलतफहमी का शिकार रहे हैं। जान साहब नहीं, ऐसे नहीं है, इसको दो तरह देखिए। पहली चीज तो ये है कि आप देखिए कि उनकी पॉलिसीज में ये तब्दीलियां आई हैं कि उन्होंने तकरीबन फलस्तीनियों को भी एक लिहाज से वो सपोर्ट करना छोड़ दिया और इजराइल के साथ इनकी रिलेशनशिप सारे मुल्कों की बनती जा रही है। तो इसी तरह कश्मीर का आप देख लीजिए या मुसलमानों का, यूं लगता है कि पूरी आलम इस्लाम में उनका मुसलमानों के मसाइल से फोकस हट गया है। वो एक वक्त में जो इस्लामी दुनिया की लीडरशिप वो अपनी क्लेम करते थे शाह फैसल वगैरह के वक्त में या बाद में भी, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब दूसरी तरफ जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में जो हमारी रिलेशनशिप है दीन की बुनियाद पे वो बड़ी स्ट्रांग है और वो हमेशा पाकिस्तान आर्मी वहां रखेंगे। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी वहां पे एक तो उनके काबिल एतमाद लोग हैं
اور اتنے عرصے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. دوسرا بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان اس چیز کو سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم دفاع کریں سعودی مقدس ارض مقدس کا جیسے ہم کہتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے ان کو ایک ایج ہے جو دوسرے ملکوں سے لے کے تو شاید ان کو نہ میسر ہو. پھر پاکستانی آرمی نے ان کو ٹرین کیا ہے جس کی وجہ سے ایک بانڈیج بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ایک بڑی کمپیٹنٹ آرمی ہے اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے. لیکن وقت لگے گا, کبھی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ٹریننگ کرتے کرتے بہت سارے لیکن لوگ ٹرین ہو کے آ جائیں. جل صاحب جی, اگر یہ اسمپشنز ہماری ساری ٹھیک ہے کہ ہم مقامات مقدس کا ڈیفینڈ بھی ہم کرتے ہیں, ہم اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں, تو پھر ہندوستان کی جو افواج ہیں, جو ہندو افواج ہیں, ان کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ, ان کے ساتھ ملٹری ٹریننگ کے ارینجمنٹ کرنا, آپ دیکھیے اس کی پھر کیا سگنیفیکنس بنتی ہے, اس کا کیا سگنل یہاں پہ جا رہا ہے؟ دیکھیں ٹریننگ تو وہ امریکہ میں بھی کرواتے ہیں, برطانیہ میں بھی کرواتے ہیں, اور انڈیا میں بھی کروا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھیج دیں گے. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر کل کو بہت بڑے پیمانے پہ کوئی ٹریننگ وغیرہ کی گئی تو جس طرح افغانستان کی ساری آرمی ٹرین ہوئی ہے بھارت میں, اور اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا وہاں پہ ان کی این ڈی ایس کا بھی اور ان کی آرمی کا بھی, اور وہ بڑے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس وہاں پہ گئے. یہ چیز ہو سکتی ہے اگر وہ بڑے پیمانے پہ کریں. لیکن آپ دوسری طرف ہمارا دیکھیے, ہمارا ایران کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہمیں یمن ان کے لیے مسئلہ تھا, ہم ادھر نہیں گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی وہ سٹیپس اٹھائے ہیں. ٹرکی کے ساتھ تعلق دیکھ لیجئے, جو ٹرکی کے ساتھ ان کی پرابلمز ہے بڑی شدید. تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جہاں آپ کی ایسوسیشنز, آپ کی الائنسز ری لائن ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چینجز آئیں سعودی عربیہ کے معاملے میں بھی, لیکن فوری طور پہ بہت بڑی چینج کی توقع نہیں ہے. آپ کے ٹروپس آج بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل رحیل بھی وہاں پہ ہیں. اچھا ہے کہ آپ نے اشارہ کر دیا ایران کی طرف, آپ نے اشارہ کر دیا ترکی کی طرف, آپ نے اشارہ کر دیا یمن کی طرف, لیکن دیکھیے نا کہ ہندوستان سعودی عرب کو بھی انگیج کر رہا ہے, اس نے ایران کو بھی انگیج کیا ہوا, ایران کے خلاف ڈالے اس نے IAEA کے اندر, لیکن ایران کے ساتھ بھی اس کی انگیجمنٹ ہے. اس کے ترکی کے ساتھ بھی اچھے روابط ہیں, ایران کے ساتھ بھی اچھے روابط ہیں, اس نے سعودی عرب کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. اور جب ابھی متحدہ عرب امارات نے جو ٹورسٹ ویزاز کینسل کیے ہیں, نان بزنس ویزاز کینسل کیے ہیں, وہ ویزاز انہوں نے ہندوستان کے کینسل نہیں کیے, ہندوستان کے ویزا رائٹ کو انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا, جبکہ ان 11 ممالک میں پاکستان ہے اور کوئی ایکسپلینیشن انہوں نے نہیں دی ہے, حالانکہ کووڈ-19 کی بھی نہیں دی ہے. سو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو ایبلٹی ہے مسلم مشرق وسطیٰ کو اور مسلم ممالک کو انگیج کرنے کی, وہ پاکستان سے بہتر نظر آ رہی ہے, بیلنس کرنے کی. یہ ہے اس کی وجہ ان کی اکانومی ہے. اکانومی تھی ایک وقت میں, چونکہ بڑا اس میں بڑی بوم تھی, تو یہ ملک وہاں پہ اپنے تیل کی آمدن کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے وہاں بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کی کوئی پولیٹیکل ریلیشن شپ نہ ہو, وہ انویسٹمنٹ آپ کی فائدہ نہیں دے گی, وہ ان سیف رہے گی. سو لہٰذا یہ تو کچھ نہ کچھ اپنی پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی رکھیں گے. لیکن آپ اس کو یوں دیکھیے کہ ہمارا صرف زیادہ پرابلم آئی ہے یہاں پہ یو اے میں, لیکن یو اے نے جو ویزا بند کیے وہ صرف ان ممالک کے کیے ہیں جو اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ جہاں بڑے اسٹرانگ ہیں, کیونکہ ان کو فکر تھی کہ یہاں پہ کوئی ٹیرر ایکٹ نہ ہو جائے, کوئی ایسا ایکشن نہ ہو جائے کہ جہاں کوئی ایکٹ آف ٹیررزم اگینسٹ اسرائیلیز, کیونکہ اسرائیلی ایک دم سے وہاں انفلکس ہوئی اور بہت زیادہ گئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اسرائیلیوں کے فلیگز وغیرہ جھنڈے بھی لگائے. ایک ابھی انہوں نے ان کا آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک عبادت خانہ بھی وہاں بنا دیا ہے. تو یہ چیزیں جو بڑی جلدی ہوئی ہیں, اس میں ان کو یہ فکر تھی کہ یہ ملک جن میں پاکستان بھی شامل ہے, یہاں اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹس بہت اسٹرانگ ہیں, تو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا زیلوٹ آ کے تو وہاں پہ کوئی حرکت کر دے. تو میرا خیال ہے یہ عارضی فیز ہے, یہ کھل جائیں گے ویزے. مگر ایک چیز واضح ہے کہ ہم ایران کو, ترکی کو, ان کو نہیں چھوڑ سکتے, جس کی وجہ سے ہماری ادھر ریلیشن شپ میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہے گی, اور عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہوا. جنرل امجد آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی. ہندوستان کے آرمی چیف جنرل نارونے کا پہلا وزٹ ہے سعودی عرب کا, ایک ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کا آغاز ہوا ہے. GCC اور مشرق وسطیٰ اور اس پورے خطے پہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ اس خطے کو مذہب اور اسلام کی نظر سے پاکستانی عوام نے دیکھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ GCC کنٹریز نے پاکستان کو ہمیشہ ایک اسٹریٹجک لینس سے دیکھا, اور وہ اپنے اسٹریٹجک نوعیت کے فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام, پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ ایلیٹ کو بھی ان صورتحال کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.